हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 134 में यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है व्यवस्था उपागम। इस को इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर से 20 नंबर के सवाल आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो व्यवस्था उपागम का अर्थ क्या है? व्यवस्था सिद्धांत या फिर व्यवस्था उपागम एक ही बात है। व्यवस्था सिद्धांत को हम व्यवस्था उपागम अथवा व्यवस्था विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रमुख व्याख्याकार मार्टिन कपलान था। इन्होंने अपनी बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 में लिखी है। में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यवस्था सिद्धांत से समझाने का प्रयास किया है। यानी कि दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से चलती है, मार्टिन कपलान ने हमें समझाया है। व्यवस्था सिद्धांत का उद्भव वैज्ञानिक आंदोलन का हिस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञान विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाने लगा, जैसे कि राजनीति विज्ञान को भी प्रभावित किया। ठीक है, इसने राजनीतिक विज्ञान को ही प्रभावित किया। इस तरह से लिखें, व्यवस्था सिद्धांत इसी वैज्ञानिक आंदोलन का हिस्सा था। कपलान के अनुसार अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करना है तथा राष्ट्रों के व्यवहारों का अध्ययन करना है तो हमें व्यवस्था उपागम की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ABCD ये सपोज करो 4 देश हैं और एक देश को हम कर रहे हैं मुख्य कर्ता। ठीक है, सारे देश कर्ता हैं, ये सारे देश ही कर्ता हैं। ओके, या अभिकर्ता बोल लें। तो एक देश का दूसरे के साथ देश के साथ में संबंध बताया गया है कि C देश B से जुड़ा है, B देश A से जुड़ा है और B देश D से भी जुड़ा है। तो दुनिया में स्थित जितने भी देश हैं दोस्तों, एक व्यवस्था बनती है और उस व्यवस्था में स्थित सारे देश किसी न किसी रूप से वो जुड़े रहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो। ठीक है, सबके संबंध रहते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ में। जिस तरह से मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है वो व्यवस्था रूप में काम करता है। ठीक है, कि मतलब श्वास नली और उसके बाद में पाचन तंत्र में जितने भी अंग शामिल होते हैं, अगर वो सारे काम ना करें तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी तरह दुनिया की व्यवस्था है और इस दुनिया के अंदर काफ़ी सारे देश हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस व्यवस्था में एक देश दूसरे देश से जुड़ा होता है, यानी कि इंटरकनेक्टेड होता है, और इनके बीच अंतः निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी होती है, यानी कि एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। व्यवस्था सिद्धांत का क्रमशः विकास क्रम देख लें, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान। इस तरह से व्यवस्था सिद्धांत है ये बढ़ता चला जाता है। जैसे कि पहले तो जीव विज्ञान में आया व्यवस्था सिद्धांत, है ना, कि इंसानों के जो अंग हैं, जो तंत्र हैं, वो एक व्यवस्था के तहत काम करते। फिर मानव विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया इसी सिद्धांत का, फिर समाजशास्त्र, फिर मनोविज्ञान, फिर राजनीति विज्ञान। व्यवस्था सिद्धांत का विकास देख लेते हैं। लुडविन बर्टन लोफी ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जीव विज्ञान में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत लागू किया था। व्यवस्था ऐसे घटकों का समूह होती है जहां घटकों के मध्य अंतः संबंध होते हैं तथा ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कर्ताओं तथा घटकों का एक समूह होता है और मुख्य कर्ता होते हैं इसमें राष्ट्र राज्य, और अन्य कर्ता गैर राज्यकर्ता। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य कर्ता कौन होते हैं इस व्यवस्था में? राष्ट्र राज्य, मतलब कोई एक देश। अन्य कर्ता जैसे गैर राज्यकर्ता, जैसे कि NGO होते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, वो गैर राज्यकर्ता कहलाते हैं। तो बर्टन लॉफी ने अपनी किताब मैग्नम ओपस जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन 1968, ये पूरी एक किताब का ही नाम है, इसके माध्यम से इस सिद्धांत को विकसित किया। उन्होंने GST को एक अनुशासन के रूप में देखा। GST मतलब यहाँ पर लिखा है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, बर्टन लाफी जब GST पर काम कर रहे थे तब दुनिया में शीत युद्ध हथियारों की होड़ चल रही थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया, इसे समझने हेतु व्यवस्था सिद्धांत को लागू किया गया। 1949 में जेम्स ग्रोयर मिलर ने व्यवहार विज्ञान व्यवस्था सिद्धांत को लागू किया। 1954 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में व्यवहार विज्ञान उन्नत केंद्र की व्यवस्था की गई। जो विद्वान विश्व शांति एवं व्यापक निर्माण में रुचि रखते थे उनका नाम था केनेथ बोल्डिंग, जेम्स ग्रायर मिलर, रोलाल्ड जेराल्ड और एनाटोल रेपोपोर्ट और जेम्स रोजिनो। ठीक है, एनाटोल रेपोपोर्ट एक ही विद्वान का नाम है। तो 1950 में सोसाइटी फॉर जनरल सिस्टम रिसर्च का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। मिलर ने यहाँ पर बिहेवियरल साइंस पत्रिका का संपादन किया। बोल्डिंग ने जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नाम से एक पत्रिका लिखी। इसी प्रकार से सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को एक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि जो व्यवस्था सिद्धांत है इसको अलग से पढ़ा जाने लगा। टेलकोट पार्सन्स ने समाजशास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत को लागू किया। H बेनाथी ने भाषा विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को लागू किया तथा मिलर ने
व्यवहार विज्ञान विकसित किया। देखो, व्यवस्था जो सिद्धांत है उसकी 4 विशिष्टताएं होती है: तत्व, अंतर्संबंध, उद्देश्य और नियामक बल। जैसे कि पाचन तंत्र, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नियामक बल होते हैं, जैसे कि मतलब देखो, खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा लेना एक नियामक बल है। उद्देश्य है हमारा खाना खाना, और सभी अंगों के मध्य अंतर संबंध होता है। और तत्वों का नाम क्या है? इस पाचन तंत्र में जो अलग अलग अंग काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर तत्व है वो परिभाषित किया गया है। कोहेन और नाय का व्यवस्था उपागम, यहां से सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ न्याय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इनकी दो मुख्य अवधारणाएं हैं: यथार्थवाद और उदारवाद। यथार्थवाद के अनुसार वैश्विक राजनीति में एकलकर्ता होते हैं जिनका एक ही लक्ष्य होता है और एक ही नियामक बल होता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ न्याय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमें कहते हैं कि दो मुख्य अवधारणाएं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दो मुख्य अवधारणाएं, एक तो यथार्थवाद, एक उदारवाद, है ना। और इसमें रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ न्याय हमें कहते हैं कि इस वैश्विक राजनीति में एकलकर्ता होते हैं जिसका एक ही लक्ष्य होता है तथा एक ही नियामक बल होता है। इन राष्ट्र राज्यों का एकमात्र लक्ष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है और इसके पीछे एक नियामक बल काम करता है। उस बल का नाम नियामक बल होता है। उदारवादी मानते हैं कि वैश्विक राजनीति में एकलकर्ता के अलावा अन्य भी कर्ता होते हैं, जैसे कि गैर राज्यकर्ता भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। राज्यकर्ता यहाँ पर राष्ट्र है, गैर राज्यकर्ता होते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। एमएनसी, एमएनसी का मतलब मल्टी नेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कोमा अंतर्राष्ट्रीय और संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोमा एमएनसी, ये दो उदाहरण आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एमएनसी। उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुकर्ता यानी कि मल्टीपल एक्टर होते हैं और इनके अनेक लक्ष्य होते हैं, इनके नियामक बल भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह उदाहरण जटिल है, इस जटिल अनन्य आश्रितता, इसे जटिल अनन्य आश्रितता कहते हैं कि दुनिया में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में काफ़ी सारे देश हैं, इन देशों के मध्य आश्रितता पाई जाती है, निर्भरता पाई जाती है और इसे ही अनन्य आश्रितता कहते हैं। नव उदारवादी कोहेन एवं न्याय ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम के बारे में बताया। इनकी पुस्तक पावर एंड इंटरडिपेंडेंसी 1977 में जटिल अनन्य आश्रितता के 3 पहलू बताए गए। पहला पहलू है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देशों के बीच एक से अधिक संबंध के माध्यम का अस्तित्व होता है और इसमें सिर्फ सरकार एवं शीर्ष स्तर के नेतृत्वकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि देशों के बीच ट्रांस गवर्नमेंटल एंड ट्रांस नेशनल संबंध भी स्थापित होते हैं। देखो, ये पहला पहलू है, जटिल अनन्य आश्रितता के 3 पहलू बताएं। पहला पहलू क्या है? देखो, एक देश दूसरे देश के साथ में तो जुड़ा ही जुड़ा है, तो उस देश की जो सरकार है वो दूसरे देश की सरकार के साथ में जुड़े हैं, नेता भी दूसरे देश के नेताओं से जुड़े होते हैं। ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ टू कंट्रीज। देखें, जैसे कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है, भारत के विदेश विभाग के अधिकारियों से अगर जुड़ा रहे तो इसे कहते हैं ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इस व्यवस्था में एक देश तो दूसरे देश से जुड़ा ही है, जबकि यहाँ पर ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट जैसे भी संबंध पाए जाते हैं। दो देशों के अलग अलग विभाग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इसे ही ट्रांस गवर्नमेंटल संबंध कहते हैं। और ट्रांसनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो, ट्रांसनेशनल रिश्ते तो वो होते हैं जैसे कि दो देशों के बीच में संबंध स्थापित होना। और ट्रांस गवर्नमेंटल का क्या मतलब है कि दो देशों के विभाग अगर आपस में जुड़े रहें तो उसको ट्रांस गवर्नमेंटल कहते हैं, जबकि दो देश आपस में जुड़ते हैं तो उसको ट्रांसनेशनल रिलेशंस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दूसरा पहलू है इस जटिल अनन्य आश्रितता का। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी मुद्दे बराबर के होते हैं। राज्य के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सिर्फ सुरक्षा को सुनिश्चित करना नहीं होता है, इसके अलावा भी अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पर्यावरणीय, मानव अधिकार, समृद्धि, वाणिज्यिक मुद्दे भी होते हैं और इन पे देश काम करते हैं। तीसरा पहलू होता है जटिल अनन्य आश्रितता का। एक देश अब सैन्य बल को कूटनीति व विदेश नीति के बल की तरह प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। देखो, सैन्य बल को पहले प्रयोग करते थे लेकिन अब कूटनीति और विदेश नीति का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं देश। कोहेन की पुस्तक आफ्टर हेगमनी, हेगमनी का मतलब होता है अधिनायकत्व है,
दबाव स्थापित करना, प्रभाव जमाना। कोहेन ने एक किताब लिखी है आफ्टर हेगमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 में। पूरी किताब का नाम है आफ्टर हेगमनी से लेकर इकोनॉमी से तक। इस किताब में कोहेन ने कहा कि राज्यों के बीच तनाव के अन्य मुद्दे होने पर भी राज्यों के बीच सहयोग संभव है। यानी कि दोस्तों मान लो दो देश लड़ रहे हैं आपस में, सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो सहयोग बढ़ाएं तो उसमें संबंध स्थापित बढ़िया हो सकता है, दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ सकता है। कोहेन एवं न्याय के व्यवस्था उपागम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्र राज्यों के बीच व्यवहार को नियमित करते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है, वो दो देशों के बीच में संबंध बढ़िया करने का काम कर रहा है, जिससे राष्ट्र राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। उदार व्यापार व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संस्था को नियमों सिद्धांतों अपेक्षाओं को एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र राज्यों के बीच नियमों को लागू करवाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाती है, जैसे कि WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसका काम है दो देशों के बीच में नियमों को लागू करवा करके उन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना। यह संस्था राज्यों को अंतःक्रिया करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों में प्रवेश कराने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र राज्यों के बीच उदार व्यापार व्यवस्था को लागू करता है। इस व्यवस्था में अगर कोई राष्ट्र राज्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उस राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि UNO, IMF और WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय शासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय शासन का उपयोग विशेष मुद्दों हेतु नियमों व मानदंडों को परिभाषित करने हेतु किया जाता है। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यह अंतर्राष्ट्रीय शासन वैश्विक जलवायु को परिवर्तन को कम करने हेतु नियमों तथा मानदंडों को परिभाषित करता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्य देश है वो पर्यावरण को बचाने के लिए लगभग हर साल मिलते हैं, जिसको COP की बैठकें कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश है वो मिलते हैं। दोस्तों एक व्यवस्था में तो काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे अंतर्निर्भर भी हैं। दूसरा है परमाणु अप्रसार शासन। ये शासन के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें परमाणु हथियारों को रोक संबंधी नियमों मानदंडों को परिभाषित किया जाता है। ट्रिप्स शासन क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, है ना। तो ये शासनों के प्रकार हैं, ठीक है। इस व्यवस्था में कई तरह के शासन होते हैं, जैसे कि ट्रिप्स शासन, परमाणु अप्रसार शासन, जलवायु परिवर्तन का शासन, राइट। अब देखो 3 प्रकार के शासन पढ़ लिए। फिर पॉइंट आता है 1970 के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थानों की संख्या बढ़ी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उपस्थित कर्ताओं के बीच में अन्योन्य आश्रितता यानी कि निर्भरता भी बढ़ी है। कोहेन व न्याय की व्यवस्था उपागम की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से भी अपना मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला हेडिंग याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। कोहेन व न्याय के अनुसार राज्यों के अलावा गैर राज्यकर्ताओं की भी उपस्थिति होती है। वर्तमान में गैर राज्यकर्ता जैसे नागरिक समाज व अंतर्राष्ट्रीय निगम राज्य पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नागरिक समाज द्वारा निभाई जा रही भूमिका का विश्लेषण किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप। कोहेन व न्याय मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता है, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में सरकार की अनुपस्थिति है, लेकिन कर्ताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता बनी रहती है। इससे उन राज्यों के बीच सहयोग की भावना बढ़ती है। सीमा पर परिवहन, संचार, व्यापार का बढ़ना व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या बढ़ना इस बात को बताता है कि हम परस्पर निर्भरता के युग में जी रहे हैं। कोहेन और न्याय उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कर्ताओं के बीच आश्रितता से सहयोग बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र राज्यों के बीच संघर्ष कम होगा। फिर तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती हैं। संस्थानों के नियम राष्ट्र राज्यों पर बाध्यकारी यानी कि उनको जरूर मानना होता है। संस्थाएं जो नियम बनाती है सदस्य देशों को जरूर मानना होता है। इससे राष्ट्र राज्यों का व्यवहार प्रभावित होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पैटर्न बदल जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के कहने पर ही भारत व अन्य देशों में बौद्धिक संपदाओं से अधिकारों से संबंधित अपने नियम बदले हैं। जटिल अंतर्निर्भरता के इस युग में राष्ट्र राज्यों के अलावा भी वैश्विक नागरिक समाजों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थानों नियमों की भूमिका बढ़ रही है। एग्जाम्पल ग्रीन पीस। दोस्तों ग्रीन पीस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पर्यावरण को बचाने का काम करता है। तो ग्रीन पीस क्या है? एक गैर राज्यकर्ता है जो कि वैश्विक पर्यावरण की रक्षा व शांति को बढ़ावा देता है। देखो राज्यकर्ता का मतलब यहाँ पर देश है और गैर राज्यकर्ता का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है।
तो ग्रीन पीस संगठन जनता का समर्थन लेकर दुनिया भर की सरकारों पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं। मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम, ये तो पढ़ लिया कोहेन और नायका, फिर पढ़े मार्टिन कपलान का व्यवस्था उपागम। तो मार्टिन कपलान के अनुसार व्यवस्था उपागम के 5 तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यवस्था में राज्यों के बीच व्यवहारों के कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर घटक अथवा कर्ता दूसरे घटकों के साथ व्यवहार करता है। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था में घटकों का वर्गीकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है, जैसे कि क्षेत्रीय संगठन, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। व्यवस्था में क्षमतावादी तत्व भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि राष्ट्र शक्ति वो जनसंख्या संसाधन का काम करते हैं। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वह ज़्यादा जनसंख्या भी किसी देश के लिए राष्ट्र शक्ति बढ़ा सकती है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक सूचना पहुंचाने वाले भी तत्व होते हैं। मार्टिन कपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु व्यवस्था उपागम के 6 मॉडल दिए हैं। पहला तो है शक्ति संतुलन का मॉडल, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा है सार्वभौमिक व्यवस्था, पांचवा है श्रेणीबद्ध व्यवस्था, छठा इकाई वीटो निकाय प्रतिमान। शक्ति का मतलब यह है मॉडल, देखो जो शक्ति संतुलन मॉडल है उसके बारे में पढ़ लो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मार्टिन कपलान ने 6 मॉडल दिए हैं। तो शक्ति संतुलन मॉडल पढ़ते हैं। यह मॉडल 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित शक्ति संतुलन के समान है। 5 या 6 राज्य आपस में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। इस सिद्धांत के 6 नियम हैं। शक्ति संतुलन मॉडल के भी 6 नियम हैं। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध की बजाय समझौतों के माध्यम से अपनी समझौत क्षमता में बढ़ोतरी करता है। प्रत्येक राष्ट्र अवसरों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि हेतु क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। व्यवस्था से किसी भी कार्यकर्ता को बाहर निकाला जाता है, बल्कि कार्यकर्ता के खत्म होने से पहले युद्ध को रोक लिया जाता है। प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करने वाले कर्ताओं के समूह द्वारा विरोध किया जाता है। राष्ट्रपरि संगठन के सिद्धांत पर चलने वाले कार्यकर्ता रोकने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो आक्रामक देश हो जाता है, जो राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानता है, उसको व्यवस्था से बाहर नहीं निकाला जाता, उसको समझा दिया जाता है। तो कमजोर अथवा हारे हुए कार्य जो कर्ता होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनको पुनः व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। शक्ति संतुलन मॉडल पढ़ने के बाद में मार्टिन कपलान का शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 2 मुक्त शक्तियां होती है, जैसे कि शक्ति के अन्य ध्रुव भी इस समय उपस्थित होते हैं, जैसे कि गुटनिरपेक्ष देश, सार्वभौमिक कर्ता भी उपस्थित होते हैं। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जब भी दुनिया में कायम होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 2 मुख्य शक्तियां होती है। इसके अलावा शक्ति और देशों के पास में भी होती है, लेकिन कम होती है। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति भी होती है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। द्विध्रुवीय व्यवस्था कठोर रूप धारण कर लेती है। तीसरा मॉडल है इसमें मार्टिन कपलान का। शक्ति के केंद्र केवल 2 ध्रुव होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है। तटस्थ कर्ताओं का यहाँ पर अभाव होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी दोनों देशों के बीच में। तो कठोर व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति के सिर्फ 2 केंद्र होते हैं। फिर सार्वभौमिक व्यवस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय संघातों की व्यवस्था का अस्तित्व होगा, यानी कि जिसमें अलग अलग इकाइयाँ होंगी और इकाइयों के बीच शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। और इसमें एक संगठन है वो सर्वोपरि संस्था का काम करेगा, जैसे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ सार्वभौमिक व्यवस्था को चलाने का काम करता है। तो इस संस्था के सार्वभौमिक नियमों का पालन व्यवस्था के सभी कर्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में देख लेते हैं। सार्वभौमिक करता है युद्ध को रोककर शक्ति एवं शांति संतुलन बनाने में मदद करता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संपूर्ण राष्ट्र राज्यों के व्यवहारों को भी कंट्रोल करती हैं। फिर 5वां मार्टिन कपलान का श्रेणीबद्ध व्यवस्था, इसमें एक शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर लेगा, जैसे कि 1991 के बाद में दुनिया एक ध्रुवीय हो गई थी। निर्देशात्मक क्षेत्रीय व्यवस्था, ठीक है। श्रेणीबद्ध व्यवस्था में निर्देशात्मक क्षेत्रीय व्यवस्था है। जब शक्तिशाली राज्य इस बल द्वारा अपना दुनिया में आधिपत्य स्थापित करता हो तो उसको कहते हैं निर्देशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था। फिर गैर निर्देशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था क्या है, जब कोई राज्य लोकतांत्रिक तरीके से दूसरे राज्यों पर अपना अधिनायकत्व अथवा हेगमनी स्थापित कर ले। 6वां है प्रत्येक राज्य के पास में समान शक्ति होगी। प्रत्येक राज्य परमाणु शक्ति संपन्न होगा। प्रत्येक राज्य का स्वयं का निर्णय सर्वोपरि होगा। बहुध्रुवीय व्यवस्था के समान प्रत्येक राज्य का दूसरे राज्य के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। अराजकता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी। तो दोस्तों ये टोटल मार्टिन कपलान के 6 मॉडल आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 4 अन्य प्रतिमान भी हैं या मॉडल भी हैं। देख सकते हैं अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर देतांत व्यवस्था, फिर अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, फिर अपूर्ण अप्रसार व्यवस्था, अपूर्ण परमाणु अप्रसार व्यवस्था। हेडले बुल मार्टिन कपलान की व्यवस्था उपागमों के मॉडल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये बौद्धिक अभ्यास किया, दुनिया में ऐसा नहीं दिखता है।
केनेथ वाल्ट्ज का व्यवस्था सिद्धांत देख लेते हैं गाइज। केनेथ वाल्ट्ज को नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1954 में वाल्ट की किताब मैन द स्टेट एंड वॉर ए थ्योरेटिकल एनालिसिस में कहा कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता की स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच की मुख्य विशेषता निर्धारित की। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना किसमें है? केनेथ वोल्ट का व्यवस्था सिद्धांत, इसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रियात्मक इकाइयों राष्ट्र राज्यों से मिलकर बनी है। तो देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रियात्मक इकाइयों जैसे कि राष्ट्र राज्यों से मिलकर बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है, कर्मिक सिद्धांत, दूसरा है इकाइयों के कार्य और क्षमताओं का वितरण। वोल्ट के अनुसार यह अराजकता है क्योंकि विश्व में कोई विश्व सरकार नहीं है। खुद के अस्तित्व को बचाने हेतु राज्यों के पास स्वयं का ही विकल्प है। क्षमता का मतलब है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इकाइयों के बीच सैन्य हथियार एवं जनशक्ति का वितरण। क्षमता का मतलब यहाँ पे सैन्य हथियार एवं जनशक्ति है। मार्टिन कप्लान में दूसरा हेडिंग लिख के आएंगे, नियामक शक्ति के रूप में भौतिक क्षमताओं का वितरण। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की भौतिक क्षमता उनके व्यवहार के बारे में बताती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भौतिक क्षमता नियामक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। एक देश सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु अपने भौतिक संसाधनों को बढ़ाता है, साथ ही उसका पड़ोसी देश भी संसाधनों की वृद्धि करता है। इसलिए दुनिया का प्रत्येक कमजोर देश सुरक्षा दुविधा की स्थिति में रहता है। कमजोर राज्य मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इससे कमजोर राज्य अपने दुश्मन राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए। इससे युद्ध होने के खतरे बढ़ गए दुनिया के अंदर। भौतिक क्षमता के कारण युद्ध कूटनीतिक पहलू सैन्य गठबंधन बैंड वगन घटित होते हैं। तीसरा हेडिंग है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता। केनेथ वोल्ट के अनुसार 2 तरह की राजनीति होगी इस व्यवस्था में। निम्न राजनीति का मतलब कि राष्ट्रों के भीतर की राजनीति, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, पर्यावरणीय मुद्दे, मानव अधिकार, ये निम्न राजनीति के मुद्दे होते हैं। और उच्च राजनीति के मुद्दे क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की राजनीति, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। राजनीतिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति ये उच्च राजनीति के हिस्सा होते हैं। दोस्तों, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? देखो, सवाल था केनेथ वोल्ट का व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें पढ़ रहे हैं अपन। निम्न राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि कोई भी देश है वो बेरोजगारी की, पर्यावरणीय मुद्दे और महंगाई की बात करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्न राजनीति के कारकों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भौतिक संसाधनों के वितरण से राज्य के व्यवहार को समझा जा सकता है। अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम सिद्धांत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आ चुका है सवाल पहले भी। तो मार्टिन कप्लान का व्यवस्था सिद्धांत समझ लिया, जोसेफ और न्याय का समझ लिया, फिर हमने तीसरे नंबर पे समझा था केनेथ वोल्ट का व्यवस्था सिद्धांत। अब है यहाँ पर अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम। तो इन्होंने 1992 में एक लेख प्रकाशित किया था, अनार्की का मतलब होता है अराजकता। इज वॉट मैक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इसके बाद 1999 में इन्होंने एक और किताब के माध्यम से, ये तो लेख लिखा था, इन्होंने किताब लिखी थी, इंटरनेशनल रिलेशंस में व्यवस्था उपागम को समझाया। देखो, 1992 में तो एक लेख लिखा था इन्होंने, अनार्की इज वॉट मैक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इनमें व्यवस्था उपगम, इस लेख में व्यवस्था उपगम समझाया अलेक्जेंडर वेंट ने। और एक किताब भी लिखी थी 1999 ईस्वी में, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 में। इन दोनों कामों के माध्यम से अलेक्जेंडर वेंट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामाजिक रचनावाद विचारधारा को विकसित किया। वेंट के अनुसार एक राज्य अराजकता को किस प्रकार से देखता है तो समझता है, इससे निर्धारित होगा कि अराजकता का उस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सबको पता है कि यार आज के टाइम पर हथियार होने चाहिए, जीडीपी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत राष्ट्र होगा तो उसको कोई नहीं दबा सकता है। सबको पता कि विश्व सरकार ने दुनिया में अराजकता की स्थिति है, लेकिन इस अराजकता को दोस्त, इस अराजकता में भी एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन सकता है और एक देश दूसरे देश का दोस्त बन सकता है। तो दुनिया में अराजकता तो है, लेकिन इस अराजकता का अर्थ है वो एक देश अलग अलग ले सकता है। सामाजिक रचनावाद का यहाँ पर जिक्र आया, तो होता क्या सामाजिक रचनावाद? सामाजिक रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह की विचारधारा होती है। इसमें अभौतिक कारक जैसे कि विचार, पहचान, पूर्व कल्पना इत्यादि को प्रधानता दी जाती है। सामाजिक रचनावाद में भौतिक कारकों का महत्व कम और अभौतिक कारकों का महत्व ज़्यादा होता है। सामाजिक भौतिक कारक यहाँ पर जैसे कि अर्थव्यवस्था है और सैन्य क्षमता है, उसका महत्व कम होता है
और अभौतिक कारक जैसे कि विचार, पहचान, इनका महत्व ज़्यादा होता है। ऐसी विचारधारा राजनीति विज्ञान में सामाजिक रचनावाद कहलाती है। अराजकता का मतलब दोस्तों, बार बार अराजक शब्द बोल रहा हूँ, तो दुनिया में केंद्रीय अभिकरण यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी की अनुपस्थिति है। और इस अनुपस्थिति के लिए अपन अराजकता शब्द यूज करते हैं कि दुनिया में कोई विश्व सरकार नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि राज्यों को निर्देश दे सके। तो इस संदर्भ में हम अराजकता शब्द का यूज करते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि अराजकता की वजह से राष्ट्र राज्य स्व सहायता को अपनाते हैं, यानी कि खुद की सहायता करते हैं, जबकि वेंट कहते हैं कि यथार्थवाद की यही सोच अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के व्यवहार को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करती है। वेंट के अनुसार विचार कोमा अर्थ कोमा पूर्व कल्पना कोमा पहचान कोमा संस्कृति एक राज्य अराजकता की स्थिति में एक दूसरे के प्रति अपनाते हैं और उसी से राज्य के व्यवहार निर्धारित होते हैं। एक राज्य के लिए अराजकता के कई मायने होते हैं, जैसे कि एक राज्य दूसरे राज्य को मित्र के रूप में भी देखता है, एक राज्य दूसरे राज्य को दुश्मन के रूप में भी देखता है, और एक राज्य दूसरे राज्य को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में भी देखता है। अब दोस्तों, जैसे कि अमेरिका को दुनिया में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर लोकतंत्र है, तो कोई भी देश दुनिया का अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने के लिए तैयार रहता है ना, क्योंकि अमेरिका के पास में सबसे ज़्यादा परमाणु बम होते हुए भी हर कोई देश अमेरिका से रिश्ते क्यों बनाता है, क्योंकि वो समझता है कि एक समझदार देश है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। जबकि उत्तरी कोरिया है दोस्तों, इसके पास में हालांकि कम परमाणु बम, कम हथियार है, लेकिन फिर भी दुनिया के जो अनेक देश है वो रिश्ते बनाने से थोड़े से संशय करते हैं, थोड़े से कतराते हैं, क्योंकि उत्तरी कोरिया में तानाशाह शासन है, जबकि अमेरिका में लोकतांत्रिक अथवा डेमोक्रेटिक शासन है। यहाँ पर स्कॉटलैंड का एग्जाम्पल दे रखा है, तो स्कॉटलैंड दोस्तों अमेरिका की तरफ थोड़ी सी दोस्ती का ज़्यादा हाथ बढ़ाएगा, जबकि उत्तरी कोरिया से हाथ मिलाने का थोड़ा सा सोचेगा स्कॉटलैंड। तो एक राज्य के लिए अराजकता के अलग अलग मायने होते हैं। वेंट के अनुसार अराजकता की तीन तरह की होती है। होबेसियन अराजकता क्या होती है, जब एक राज्य दूसरे राज्य को खतरा माने, होबेसियन अराजकता में। और लोकियन अराजकता क्या होती है, जब एक राज्य दूसरे राज्य को प्रतिस्पर्धी के रूप में दे देगा, जैसे कि इंडिया और चाइना, जैसे कि चाइना और अमेरिका, ये लोकियन अराजकता का उदाहरण है। होबेसियन अराजकता जैसे कि अमेरिका और ईरान, तो एक राज्य दूसरे राज्य को खतरा माने तो होबेसियन अराजकता होगी। और कांतियन अराजकता क्या है, ये अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा बताई गई कि इस दुनिया की व्यवस्था में तीन प्रकार की अराजकताएं हैं। पहले है होबेसियन अराजकता, दूसरी है लोकियन, तीसरी है कांतियन अराजकता। तो जब एक राज्य दूसरे राज्य को दोस्त के रूप में देखे, जैसे कि भारत और अमेरिका, तो यह कांतियन अराजकता कहलाती है। अब दोस्तों मेन कंटेंट तो अभी स्टार्ट होता है। अलेक्जेंडर वेंट की व्यवस्था उपागम की विशेषताएं, 20 नंबर का सवाल आता है, तो इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। तो अलेक्जेंडर वेंट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इसकी संरचना राष्ट्र राज्यों से मिलकर बनी होती है। यह संरचना राष्ट्र राज्यों के आपसी सामाजिक संबंधों से मिलकर के बनी है। इस संबंध का आधार साझा ज्ञान सामाजिक व्यवहार भौतिक संसाधन है। राज्यों के बीच संबंधों की प्रकृति हमें बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक राज्य दूसरे देश का शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है और प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अमेरिका और जो उत्तरी कोरिया के आपसी व्यवहार को देखकर इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपसी दुश्मन घोषित कर दिया गया है। दूसरा उदाहरण, यूरोपियन संघ के सदस्य देश आपस में मित्र हैं, चूंकि इनके बीच आपसी सहयोग की भावना है, तनाव नहीं है, इसलिए ये दोस्त मानते हैं एक दूसरे को। यूरोपियन संघ के जो सदस्य देश हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, अल्बानिया है, तो यूरोप का जो प्रत्येक देश है वो यूरोपियन संघ का हिस्सा है और अपने आप को दोस्त मानते हैं और सहयोग करते हैं एक दूसरे का। वर्तमान में उत्तरी कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम अमेरिका को तंग कर रहे हैं, इसलिए ये परस्पर शत्रु देश हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अपन अलेक्जेंडर वेंट के व्यवस्था उपागम की विशेषताओं में, दूसरी हेडिंग है नियामक और आवश्यक शक्ति के रूप में विचारशील कारक। तो वेंट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भौतिक कारकों जैसे आर्थिक शक्ति हथियार खनिज संसाधन की अपेक्षा अभौतिक कारकों जैसे कि संस्कृति, विचार, पहचान आदि का अधिक महत्व होता है, और यही अभौतिक कारक राज्य के लिए नियामक बल और शक्ति का कार्य करते हैं। नियामक मतलब होता है संचालन करना। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अभौतिक कारकों की सहायता से ही एक देश आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक राज्य लोकतंत्र के विचार को अपनाकर अपने यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा कर सकता है। वैचारिक कारक ही राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निर्धारित करते हैं।
अराजकता का परिणाम क्या होता है? वेंट भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजक है। केनेथ वोल्ट कहते हैं कि इस अराजकता की स्थिति में यदि राज्यों को अपनी मदद करनी है तो उनको स्व सहायता पर ध्यान देना होगा, यानी कि उनको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। तो कोहेन व न्याय अराजकता की स्थिति में आशावादी हैं। इनके अनुसार अराजकता की स्थिति में राष्ट्र राज्य आपसी सहयोग के माध्यम से तनाव को कम करके शांति व सौहार्दपूर्ण स्थिति विश्व में उत्पन्न कर सकते हैं। तो कोहेन और न्याय के जो सिद्धांत है वो मानते हैं कि इस अराजक व्यवस्था में भी एक देश दूसरे देश का सहयोग करके दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। जबकि इस संबंध में अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं कि राज्यों के बीच अराजकता की स्थिति बनी रहेगी और उनके संबंधों की प्रकृति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य व्यवहार करते हैं। वेंट के अनुसार होबिसियन अराजकता सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें शांति की जगह युद्ध परिस्थितियां जन्म लेती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कांतिन व्यवस्था तब होगी जब होती है तब दुनिया में शांति व सहयोग बढ़ता है। अब लास्ट इसमें पढ़ लो इमानुअल वालरस्टाइन का व्यवस्था उपागम। इमानुअल वालरस्टाइन ने निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से व्यवस्था उपागम को निम्न किताबों की सहायता से समझाया। कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16th सेंचुरी इन 1974, ये पूरी किताब का नाम है जो कि इमानुअल वालरस्टाइन ने लिखी है। तो इमानुअल वालरस्टाइन ने व्यवस्था उपागम को निम्न किताबों की सहायता से समझाया। मर्चेंटलिज्म एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी 1980 में लिखी। द सेकंड एरा ऑफ द ग्रेट एक्सपांसन ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1989। सेंट्रिस्ट लिबरलिज्म ट्रिम्फेंट 2011 में लिखी। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में लिखी। तो इमानुअल वालरस्टाइन के अनुसार आधुनिक व्यवस्था में पूंजीवादी है जिसका विकास यूरोप में 18वीं-19वीं सदी में हुआ। पूंजीवाद को उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में यूरोपीय देशों द्वारा फैलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्य एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं और इस व्यवस्था में शोषक व शोषित देश उपस्थित होते हैं। इमानुअल वालरस्टाइन के व्यवस्था उपागम विशेष हैं। अभी तक तो परिचय पढ़ रहे थे और अब विशेषताएं पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। देखो मार्टिन कप्लान का भी आ सकता है, कोहेन और नाय का भी आ सकता है ना, और अलेक्जेंडर वेंट का भी आ सकता है, इमानुअल वालरस्टाइन कुछ भी आ सकता है भाई। इनके 20 नंबर के सवाल बनते ही बनते हैं। इमानुअल वालरस्टाइन के व्यवस्था उपागम की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है आधुनिक विश्व व्यवस्था की संरचना। तो वालरस्टाइन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था के प्रमुख घटक है आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्र राज्य, सामाजिक वर्ग, स्थिति समूह, है ना। आर्थिक क्षेत्रों को श्रम वस्तु के उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कोर देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस, ये कोर देश होते हैं जिनके पास में मतलब फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे होते हैं और इनकी अच्छी आर्थिक स्थिति होती है। अर्धपरिधीय देश कौन से होते हैं? ऐसे देश जो कि विकास के क्रम में गुजर रहे हैं और विकासशील देश होते हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, पनामा और मैक्सिको। परिधीय देश ये गरीब देश होते हैं जैसे कि चाड, बोलीविया, अफगानिस्तान, वियतनाम। तो कोर देशों में अत्याधुनिक उद्योग, पूंजी का गहन निवेश, यहाँ पर मतलब दूसरे देशों के जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर अपना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। कच्चे माल का आयात करते हैं, मतलब दूसरे देशों से ये कच्चे माल मंगवाते हैं कोर देश, है ना। वह वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। कोर देशों को ग्लोबल नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। परिधीय देशों में कम विकसित देश आते हैं। ये देश सिर्फ प्राथमिक उत्पादन में लगे रहते हैं, यानी कि दोस्तों कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादन, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो लकड़ियों का उत्पादन हो, इन्हीं उद्योग धंधों में लगे रहते हैं परिधीय देश। अतः इनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में कम लाभ मिलता है। अर्धपरिधीय देशों में कोर देशों व परिधीय देशों की विशेषताएं दोनों की पाई जाती हैं। आधुनिक विश्व व्यवस्था का दूसरा घटक है राष्ट्र राज्य विश्व व्यवस्था से राजनीति रूप से संप्रभु व क्षेत्रीय रूप से बंधे हुए राज्यों से मिलकर बनी हुई होती है। तो देखो हमें इमानुअल वालरस्टाइन जी क्या बताते हैं कि राष्ट्र राज्यों से और संप्रभु और क्षेत्रीय रूप से बंधे हुए राज्यों से मिलकर के विश्व राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। तीसरा घटक है समाज में उत्पादन के साधनों के हक के आधार पर 2 वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति और श्रमिक। चौथा घटक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धर्म, भाषा, नस्ल या जातीयता के आधार पर स्थिति समूह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन हेडिंग में पढ़ रहे थे। ये कौन सी हेडिंग है? आधुनिक विश्व व्यवस्था की संरचना, है ना। ये ध्यान रखना, इमानुअल वालरस्टाइन के व्यवस्था उपागम की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, इसमें दूसरी हेडिंग है आधुनिक विश्व व्यवस्था का स्वरूप। तो आधुनिक विश्व व्यवस्था में आर्थिक शक्ति उन लोगों के हाथ में रहती है जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। निजी निगमों पूंजीपतियों के कारण श्रमिकों का शोषण होता है, इसलिए अत्यधिक आर्थिक असमानताएं पैदा होती है।
आधुनिक विश्व व्यवस्था में नियामक शक्ति, इस पॉइंट में लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में नियामक शक्ति के रूप में वैश्विक पूंजी काम करती है जो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी परिधि देश भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम SAP, के माध्यम से परिधीय देशों का शोषण होता है। इससे राज्यों की संप्रभुता खतरे में आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें इमानुएल वालरस्टीन का व्यवस्था उपागम है। साथ ही साथ दोस्तों अलेक्जेंडर वेंट का व्यवस्था उपागम की भी विशेषता याद करनी है। ठीक है, और इसमें फिर आता है केनेथ वोल्ट का व्यवस्था सिद्धांत, है ना, और फिर आता है मार्टन कपलान का व्यवस्था सिद्धांत, और एक और है इसमें कोहेन और नय का व्यवस्था उपागम सिद्धांत। तो दोस्तों चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का एक डेफिनेट सवाल आएगा BPSC 134 में। इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए गए हैं और आप इस वीडियो को देख करके नोट्स बना लें। ठीक है, रिवाइज करते रहें बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।